ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है उसके लेवल को या उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। इंक्रीज और डिक्रीज ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, वी रिप्रेजेंट वोल्टेज। यानी कि मैग्नीट्यूड जो है ऑल्टरनेटिंग करंट का या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है उसको ये इंक्रीज या डिक्रीज करता है। एट ए टाइम दोनों को डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करेगा। जी ऐसा। हाँ, आज आपने डिस्कशन नहीं करवानी थी? कौन से? तो आपने कल कहा था कि डिस्कशन करवाएंगे आज। नहीं नहीं, आज तो ये आपका आखिरी टॉपिक है ट्रांसफार्मर वाला, ये खत्म होगा। मैंने कहा था कि ये खत्म हो जाए, इसके डिस्कशन के साथ वो दो जो एमसीक्यूज रहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो डिस्कस हम करेंगे। आज तो ये चैप्टर तो खत्म सर करना मैं है। जी सर, मैंने एक बात और पूछनी थी कि मतलब लाइक वो जो हमारा फोटोन वाला चैप्टर है, जी मतलब उसमें सिर्फ हमने वो प्लैंक्स क्वांटम बताओ प्लैंक्स वाला करना है, उसकी प्लैंक्स की assumption जो थी, और उसके बाद वो उसमें बेसिक्स फोटो। आपने, हाँ जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, इनके बेसिक बेसिक चीजें आपने देखनी है, बस ये करना है। सर एलएमएस पे तो उन्होंने सिर्फ उससे पहले पहले दिया हुआ, उसका तो कोई चीज नहीं बताई मतलब। चले यार उसको भी डिस्कस हम कर लेते हैं, मैं देख लूंगा उसको भी। फिलहाल ये ट्रांसफार्मर वाला हम पढ़ लें, फिर उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को ये इंक्रीज या डिक्रीज करता है, स्टेप अप है स्टेप डाउन है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का जो मुझे एक मिनट ठहरेगा, मैं बात कर। इसका जो प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है कि दो कॉइल्स हैं, ठीक है। एक कॉइल को हमने बैटरी के साथ जोड़ा है, दूसरी कॉइल को गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा है। ये दोनों कॉइल एक दूसरे के करीब करीब पड़ी हुई हैं, ठीक है, बहुत करीब होंगी, वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहाँ से करंट पास करेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है अपने पास वाली कॉइल में से भी पास करेंगे, ठीक है। मैं अगर इस करंट को चेंज करता हूँ, रियोस्टेट की मदद से इस करंट को चेंज करता हूँ। करंट को चेंज करने का मतलब है उसके मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा करता हूँ रेजिस्टेंस को चेंज करके। करंट जब चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा और इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होने की वजह से साथ वाली कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होगा, और जो साथ वाली कॉइल में इंड्यूस होगी ईएमएफ, ठीक है, वो प्रोसेस कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। यानी एक कॉइल में या प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स को चेंज करके सेकेंडरी कॉइल में या जो गैल्वेनोमीटर वाली कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस करना, ये म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये इसका प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर की वर्किंग होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है ऑल्टरनेटिंग करंट एसी पर, एसी वोल्टेज या एसी ऑल्टरनेटिंग करंट पर ये वर्क करता है, ऑपरेट करता है, ठीक है। अगर आप डीसी अप्लाई करते हैं, डीसी से ट्रांसफार्मर की वर्किंग नहीं होगी, ठीक है। आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल है वो बैटरी लगा देते हैं, बैटरी जो है वो डीसी करंट प्रोवाइड करती है। अगर आप बैटरी लगा देते हैं तो ये वर्किंग नहीं करेगा। इसको ऑपरेशन के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज चाहिए बेसिकली इनपुट पर।
ठीक है। और उसके अलावा ये चीजें वो जो हैं जो आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों के टेस्ट में या एमसीक्यू में आई भी हुई है, इस वजह से मैं ये ना पॉइंट्स की फॉर्म में आपके सामने लिखी जा रहा हूँ। ट्रांसफार्मर जो है फ्रीक्वेंसी जो है उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, और पावर जो है उसको चेंज नहीं कर सकता। ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो इनपुट पर 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट पर 50 हर्ट्ज रहेगी। जो इनपुट पावर है वही आउटपुट पावर है एक लॉसलेस ट्रांसफार्मर में। उसके बाद ट्रांसफार्मर के कुछ टाइप्स हैं। ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स हैं, एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, और एक है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब स्टेप अप, किसी चीज को अप करना। इसका मतलब है अगर इसके प्राइमरी पर लो वोल्टेज मिले, ठीक है, ये सेकेंडरी पर वोल्टेज को ज्यादा करके आगे हमें आउटपुट पर देगा, ठीक है। वोल्टेज को ज्यादा करके किसका ये दे सकता है, उसके लिए हम यूज करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, यानी अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकेंडरी पर इंक्रीज कर दें प्राइमरी के निस्बत, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न अगर सेकेंडरी में ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, फ्लक्स में चेंज ज्यादा आएगी, ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी, वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वोल्टेज जो है वीएस वो ग्रेटर होगा वीपी से, और करंट जो है इस केस में वो इनवर्स होता है वोल्टेज के, और आईएस का जो करंट है वो आईपी के करंट से लेस हो, ठीक है। ये बेसिक इसकी है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर वोल्टेज ज्यादा है तो इसका मतलब है जो ईएमएफ है वो भी सेकेंडरी की वो ईएमएफ जो है वो प्राइमरी से ज्यादा होगी, ये जो इंड्यूस होनी है। उसके बाद सेकंड टाइप है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन यानी कि जो आउटपुट इनपुट आ रही है उसको ये कम करेगा, ठीक है। हमारे घरों में ये जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं बेसिकली स्टेप डाउन होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हजारों की वोल्टेज जो आ रहे होते हैं और ट्रांसफार्मर वो हजारों वोल्टेज को कम करके 220 या 40 वोल्ट हर घर में भेजता है। हमारे जो डेली यूज में ट्रांसफार्मर जो हमारे घरों में यूज होते हैं, हमारे घरों में बिजली मिलती है उसका स्टेप डाउन होते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में, डिवाइसेस में, बैटरी चार्जर्स वगैरह में, अडॉप्टर वगैरह में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो भी स्टेप डाउन होते हैं। तो मेनली घरों के लिए जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, ठीक है। और स्टेप अप जो है वो जो हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज होती है ना वहां पर ज्यादा स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इसका मतलब वोल्टेज कम करने हैं तो उसके लिए क्या होगा, एनपी जो है वो ग्रेटर देन एनएस होगा, ठीक है। वीपी जो है वो ग्रेटर देन वीएस होगा, इसी तरह ईएमएफ है, और आईपी जो है वो लेस देन आईएस होगा। इसमें वोल्टेज और करंट जो है एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। उसकी रीजन ये है कि पावर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ट्रांसफार्मर पावर लेवल को चेंज नहीं कर सकता। इस वजह से P = VI के अकॉर्डिंग वोल्टेज और करंट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है, ठीक है, तो इसमें इनपुट पावर जो है वो आउटपुट पावर के इक्वल होती है, ठीक है। और अगर ट्रांसफार्मर रियल है, रियल ट्रांसफार्मर में पावर का लॉस होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। पावर आउट जो है लेस होगी पावर इन से, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ना ये लॉसलेस तकरीबन होता है, इसमें पावर जो है इसके जो पावर लॉसेज है वो बहुत कम होते हैं। उसके दूसरे
ए इंस्ट्रूमेंट्स के निस्बत, क्योंकि इसमें कोई सिर्फ एक कॉइल है जो रोटेट करती है, सॉरी इसमें कोई चीज या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिकली मूव नहीं करता, ठीक है, कोई रोटेशन नहीं है इसमें, इस वजह से कोई यानी ट्रांसलेटरी मोशन किसी चीज की नहीं है, रोटेशन नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रखे गए, इस वजह से इसमें ना पावर लॉसेस नहीं होते, बहुत कम होते हैं, जो होते हैं पावर लॉसेस वो हम डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्राइमरी कॉइल है, इस पर यहाँ पर हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की है, ये एक सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, ये आउटपुट के साथ जुड़ी हुई है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, जहां पर हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया है, ये प्राइमरी कॉइल होती है, ठीक है, और जहां से हमने आउटपुट लेनी है, ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल होती है। देखें ये दोनों जो कॉइल्स हैं ये मैग्नेटिकली लिंक्ड हैं, इसका मतलब है इसमें से करंट पास करेगा, करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है यहाँ से इसमें जाएंगी, ठीक है, और ये जो मटेरियल है ये बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम यूज करते हैं इसमें। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पर्पस ये होता है कि वो जो फील्ड लाइंस है ना उनको अपने अंदर रखता है, वो बाहर नहीं जाने देता, जितने भी फील्ड मैक्सिमम फील्ड लाइन जो है इस मटेरियल के अंदर से होकर यहाँ जाएंगी, ठीक है, और इसका मतलब है ये दोनों कॉइल एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली लिंक्ड हैं, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, दोनों कॉइल एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली लिंक्ड हैं। मैग्नेटिकली लिंक का मतलब है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें जाएंगी, इस वजह से इनके दरमियान एक लिंक है। यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगी प्राइमरी पर माइनस एन पी डेल्टा फाई और डेल्टा टी, ठीक है, और इसके अक्रॉस जो होगी एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डेल्टा फाई और डेल्टा टी, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब ये देखें चेंज इन फ्लक्स जो है, अगर ये एनपी और एनएस इक्वल है तो चेंज इन फ्लक्स प्राइमरी और जो सेकेंडरी है में चेंज इन फ्लक्स है वो इक्वल होगा, ठीक है, डेल्टा फाई और डेल्टा टी जो है ये ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा, जितनी फील्ड लाइन इसमें प्रोड्यूस होंगे सारी की सारी फील्ड लाइन जो है प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएंगे, तो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी जो है ये कांस्टेंट होगा, इसका मतलब है चेंज इन फ्लक्स जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब जो फ्लक्स है वो सेम होगा, जितनी फील्ड लाइन यहाँ पर होंगी वो सारी की सारी सेकेंडरी में जाएंगी। अच्छा जी, ये थे कुछ बेसिक से पॉइंट्स ट्रांसफार्मर के जो हमने डिस्कस किए हैं, इन ये चीजें बच्चों आपसे एमसीक्यू में सिंपल सिंपल भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और अभी हमने कुछ और पॉइंट्स इसके डिस्कस करने हैं, उसके बाद फिर हम इनके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक जो कुछ पढ़ा है? Sir, can you explain step up again? Step up transformer? स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है उसमें एनएस ग्रेटर देन एनपी, नंबर ऑफ टर्न जो है सेकेंडरी पर वो नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी से ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है आप प्राइमरी पर जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे सेकेंडरी पर वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा आएगा। अगर आप प्राइमरी पर फॉर एग्जांपल अप्लाई करते हैं 10 वोल्ट तो सेकेंडरी पर वोल्टेज जो है वो 10 से ज्यादा होगा। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें आउटपुट में जो वोल्टेज है वो इनपुट के वोल्टेज से ज्यादा हो तो उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और उसकी रीजन कि हमने सेकेंडरी पर वोल्टेज ज्यादा कैसे लेना है, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा करने से हम उसको फ्लक्स ज्यादा करेंगे, फ्लक्स ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी ज्यादा होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये होते हैं। बात समझ आ गई आपको? जी बच्चों, इज इट क्लियर?
ये किसी का कोई क्वेश्चन? सर चार्ज दोनों केसेस में कांस्टेंट रहेगा? चार्ज चार्ज मतलब किस तरह कह रही हैं आप? सर मतलब करंट अगर बढ़ेगा तो चार्ज जो है वो भी बढ़ेगा कि वो कांस्टेंट ही रहेगा? चार्ज जो है वो इसके ईएमएफ के केस में ना इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, तो सर आई थिंक सेम ही रहेगा चार्ज। चार्ज जो है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। अगर इन दोनों की मटेरियल रेजिस्टेंस सेम है तो चार्ज जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि फ्लक्स में चेंज है। अगर रेजिस्टेंस सेम है यानी कि तो फिर ये चार्ज जो सेम होगा। सर ये लास्ट वाला पॉइंट दोबारा से एक बार समझा दें, जो आपने कि नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह बताया था, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी वाला जो कांस्टेंट रहेगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जितनी फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है ना, फील्ड लाइन को अपने अंदर ही रखता है, ये फील्ड लाइन को बाहर नहीं जाने देता, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से जितनी फील्ड लाइंस यहाँ प्रोड्यूस होंगी उस सारी की सारी फील्ड लाइंस मटेरियल से होकर सेकेंडरी कॉइल में जाएंगी, ठीक है। जितनी फील्ड लाइन इसमें होंगी उतनी फील्ड लाइन सेकेंडरी में होंगी, जितना फ्लक्स यहाँ पर चेंज होगा उतना फ्लक्स यहाँ पर चेंज होगा। इसका मतलब है चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कांस्टेंट होगा। हमने आउटपुट पर फ्लक्स को इंक्रीज डिक्रीज करने के वोल्टेज वगैरह को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए उनके नंबर ऑफ टर्न्स को हम चेंज करते हैं, उस वजह से हमारे पास आउटपुट चेंज होती है, अदरवाइज फ्लक्स सेम होगा। मुझे बात समझ आ गई? एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर कांस्टेंट रहेगा तो फिर फ्लक्स तब भी चेंज होगा, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी अगर कांस्टेंट रह रहा है तो। डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी कांस्टेंट, दोबारा को क्या पूछा है? सर अगर डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी कांस्टेंट रह रहा है तो फिर फ्लक्स चेंज होगा या वो कांस्टेंट रहेगा? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। लेकिन जितना फ्लक्स प्राइमरी में प्रोड्यूस होगा, प्राइमरी की फील्ड लाइन निकल के सेकेंडरी में जाएगी, उतना फ्लक्स ही सेकेंडरी में होगा, ठीक है। फील्ड लाइन उतनी सेकेंडरी में होगी। प्राइमरी में जितना फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी में भी उतना ही फ्लक्स चेंज होगा। ऐसा मतलब है चेंज इन फ्लक्स जो है दोनों में सेम होगा, इसका ये मतलब है। सर ये जो आपका आयरन कोर है ये मतलब अपनी खुद मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करते हैं या फिर ये प्राइमरी कॉइल की जो फील्ड लाइंस होती है वो जो सेकेंडरी कॉइल तक मतलब पहुंचाने में हेल्प करते हैं? पहुंचाने में हेल्प करता है। असल में जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं ना, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये उस मटेरियल में जब पास करती हैं तो उस मटेरियल को भी मैग्नेटाइज करती हैं, ठीक है। एक ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने अप्लाई की थी, और एक उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटाइज्ड हो गया मटेरियल। अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसा होता है, यानी इसी अप्लाई जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही उसमें उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होनी है। तो ये आप थोड़ा सा बता सकते हैं, ये फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक और इस तरह के एक और मैग्नेटिक मटेरियल था, मतलब इनकी मतलब जरूरत तो नहीं है। आप सिर्फ ये याद रख लें कि डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, यानी उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, शेल्स कंप्लीट होते हैं। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और इनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है और दोनों मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकालेंगे उसका मैग्नेटिज्म फौरी तौर पर खत्म हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे हैं जब आप इसको किसी इसका करंट प्रोवाइड करेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इसे मैग्नेटिक करंट से वायर से बाहर निकाल लेंगे, इसकी मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन और डोमेन्स बना के रहते हैं, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पैरामैग्नेट से बहुत ज्यादा है। मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा फेरोमैग्नेटिक की है, फिर और सबसे कम डायमैग्नेटिक की है। क्या चीज? नहीं, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फेरोमैग्नेट की, फिर पैरामैग्नेट की। डायमैग्नेट तो मैग्नेटिक मटेरियल को रिपेल करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। थैंक यू सर। सर जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक नहीं, परमानेंट मैग्नेट एक अलग चीज है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो बिहेवियर है वो परमानेंट मैग्नेट के ज्यादा करीब होता है एज कंपेयर टू पैरा या डाया।
सर सर ये अगर आपने कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में भी है तो वो फोर्स प्रोड्यूस होगी। फोर्स किस चीज की? जैसे दो मैग्नेट्स की वजह से जैसे फोर्स प्रोड्यूस होती है रिपल्जन अट्रैक्शन वाली, उस तरह। मैग्नेटिक वो असल में ना मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बात आप ना ही लेकर जाएं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ना इसमें डोमेन्स हैं, इसमें एटम जो है वो सेम स्पिन वाले एटम ना छोटे छोटे रीजन बना के रहते हैं, ठीक है, वो डोमेन्स हैं। और जब ये मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड पर अप्लाई होगी या करंट अप्लाई होगा तो वो डोमेन्स जो है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और उस वक्त उनकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक दूसरे के इफेक्ट को रीइंफोर्स करेंगी, ज्यादा करेंगी। इस केस में आप कह सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन जो है वो अलाइन हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और वो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज ही होती है। बच्चे बात समझ आ गई आपको? जी सर। बस ये याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर में ये जो सर्किट है इसमें कोई चीज जो है वो ये मैग्नेटिकली लिंक्ड होते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा या कोई मोशन नहीं हो रही, जो कुछ भी हो रहा है वो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से हो रहा है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सर जी सर ये करंट वाला पॉइंट एक बार समझा दो सर, वोल्टेज के कैसे इनवर्स रिलेशन। ये मैं बताता हूँ। अभी ये पावर के फार्मूला एक दो एक करते हैं, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। बल्कि यहाँ से देख लें कि पावर होती है वी आई के इक्वल, ठीक है, तो इनपुट पावर जो है ये वी इन आई इन के इक्वल होगी और आउटपुट पावर जो है वी आउट और आई आउट के इक्वल होगी, ठीक है। अब इसको यूं वी इन जो है ये प्राइमरी है और आई इन भी प्राइमरी है, तो यूं भी लिख सकते हैं वी आउट जो है ये सेकेंडरी है और आई आउट ये भी सेकेंडरी, ठीक है। तो इस केस में आप ये देखेंगे कि वोल्टेज और करंट जो है एक दूसरे के इनवर्स हैं। वो इनवर्स इसीलिए है कि वो पावर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, ट्रांसफार्मर पावर को चेंज नहीं करेगा, इस वजह से वी और आई इस केस में इनवर्स होते हैं, ठीक है। यस सर। जी बच्चों, तो जब हम ट्रांसफार्मर के साथ डीसी करंट का सोर्स लगा देते हैं और साथ रियोस्टेट भी लगा देते हैं तभी वो वर्क नहीं करेगा? नहीं, रियोस्टेट लगाकर अगर आप करंट को चेंज करेंगे फिर तो वो वर्क करेगा, ठीक है ना। अगर आप रियोस्टेट से करंट को चेंज करते हैं फिर तो करेगा वर्क। सर अगर एमसीक्यूज आ जाता है कि ट्रांसफार्मर कैन वर्क एसी करंट डीसी बोथ या नन, तो फिर हम क्या लगाएंगे उसको? एसी, एसी हर सूरत में एसी, क्योंकि अगर आपने रियोस्टेट भी अप्लाई करना है बैटरी लगा के तो आप करंट को चेंज करेंगे तो वो फ्लक्स इंड्यूस होगा ना, तो ये एसी ही है, एसी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। सर अगर वो ये कह के रियोस्टेट लगा के, मतलब अगर बैटरी में रियोस्टेट लगा दें तो फिर भी एसी लगाएंगे या फिर बोथ लगाएंगे? नहीं, अगर वो स्टेटमेंट में फिर आपको अगर पूछता है कि अगर हम एक बैटरी लगाते हैं, बैटरी के साथ रियोस्टेट को अटैच करके हम करंट को चेंज करते हैं, रियोस्टेट अटैच करते हैं, आप बताएं कि ये वर्किंग करेगा, और तो फिर आपका इसका आंसर होगा यस ये वर्किंग करेगा, क्योंकि उस केस में जो डीसी करंट डीसी नहीं रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ठीक है, तो वो एसी की प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगी। करंट को चेंज करना मकसद है, ठीक है, वो आप खुद से चेंज कर लें, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। करंट चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो करंट जैसे भी चेंज होगा उस पर ये ट्रांसफार्मर वर्किंग करेगा। और सर ये जो हमारा सेशन अभी चल रहा है, मतलब ये हमारा टाइम से 10 अगस्त तक की हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा लाइव क्लासेस में? कब तक? 10 अगस्त, 10 अगस्त। सिलेबस तो आपका पहले खत्म हो जाएगा, सिलेबस तो आगे रहा ही कुछ नहीं है। सिलेबस तो आपके 3 से आगे मैक्सिमम जो है ना वो 4 लेक्चर हैं आपके सिलेबस के, मैक्सिमम 4 हैं, या कुछ स्लो हो गए तो 5 हैं, बस 4 मेरा ख्याल है आज के बाद 4 लेक्चर मैक्सिमम चाहिए आपका सिलेबस खत्म करने के लिए। तो आगे होगा फिर डिस्कशन और एफएलपीज हैं, तो ये 10 तक तो आपका ओवरऑल जो है ये सेशन ही मेरा ख्याल है खत्म हो जाएगा। नहीं सर 19 को खत्म होता है सर। उन्होंने 19 लिखा हुआ एक्सपायरी डेट, ये मतलब हमारे एलएमएस पे जो अकाउंट है ना उधर उन्होंने लिखा है एक्सपायर इन 19 डेज। मे बी ये 10 तक खत्म हो जाए, फिर आगे 9 दिन मतलब एक्स्ट्रा दिए बच्चों को वो कवर कर ले।
वो देखें ना, वो इसी तरह ही है ना कि फॉर एग्जांपल जैसे मुझे एक डेथ होने की वजह से मैं छुट्टी करनी पड़ गई, मुझे किसी जगह छुट्टी पे चला गया, किसी दिन होता है कि आपको कम पढ़ा देते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने बहुत आपको स्लो पढ़ाया है, कुछ मेरी अपनी मसरूफियात ऐसी हैं कि वो होता है ना काफी कुछ, यार क्या बताऊं, तो उस वजह से थोड़ा सा वो मार्जिन रखते हैं कि अगर कुछ लेट होता भी है तो टाइम स्पेन जो है ना वो इस वजह से थोड़ा कर देते हैं। आपका सिलेबस खत्म करना चाहूँ ना मैं 2 से 3 लेक्चर में आपका सिलेबस सारा खत्म कर दूं, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं, आपका मेन कोर्स यहाँ तक है, आगे क्या एक रेक्टिफिकेशन है, वो उसके बाद ये इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन है, ये एक लेक्चर है सारा, वो अगर स्लो पढ़ाएं तो 2 लेक्चर है, नहीं तो ये एक लेक्चर में सारा खत्म होगा। सर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा है अभी, डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा वगैरह, उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स। वो काफी यार ज्यादा आप डराए ना खुद डरे ना मुझे डराए ना बाकी बच्चों को डराएं, ये डराए मत सबको। आप सिर्फ ये देखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें सिर्फ रेक्टिफिकेशन है, फुल वेव हाफ वेव, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का काम है, उसमें आपको इनपुट आउटपुट उनकी फ्रीक्वेंसी और फिल्टर, ये 3-4 चीजें हैं, ये समझानी है, ठीक है। उसके बाद डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर है, इसमें फोटो है, फोटो इलेक्ट्रिक है, कॉम्पटन है और पेयर प्रोडक्शन है। उसके बाद आ जाता है जी आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसमें सिर्फ आपका हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है सिर्फ और सिर्फ। तो आप ये देखें कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वो 3 से 4 लेक्चर हैं आपके, सिलेबस आपका सारा उड़ जाएगा। आप ये देखें ना, सिलेबस के बाद जो सीटीएस होगा वो आप करवाएंगे डिस्कशंस वगैरह फिजिक्स की? मैं करवाऊंगा क्लास मेरे पास है तो। एफएलपीज आपके हैं जो 3 एफएलपीज हैं आपका, यार आप लोग बड़े इजी रहें, कोई मसला नहीं है, आप लोग एमी परेशान हो रहे हैं, मुझे भी डरा रहे हैं आप लोग, इतने चैप्टर बता के। आप लोगों का सिलेबस 3 से 4 लेक्चर्स का है सिर्फ, उसके बाद डिस्कशन है 10 तक, तो मेरा ख्याल आपका ओवरऑल हो जाएगा, या हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेंगे। सर मैं पूछना है सर आपने बताया कि ट्रांसफार्मर में पावर लॉसेस कम होती हैं, तो वहां से मेरे से ना पॉइंट मिस हो गया, क्यों होती हैं पावर लॉसेस कम क्यों होती हैं? आपने क्या पावर लॉसेस ट्रांसफार्मर, उसके रीजन है कि ट्रांसफार्मर में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो रोटेट कर रहा हो या ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा हो, ठीक है, इस वजह से उसमें जो पावर लॉसेज है, क्योंकि फ्रिक्शन ही होगी, ये मोशन की वजह से रोटेशन है या वाइब्रेशन, रोटेशन है वाइब्रेशन है या जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसकी वजह से फ्रिक्शन होती है, हीट लॉसेज होती है ना, वो यहाँ पे नहीं आएंगी, इस वजह से पावर लॉसेज जो इसमें बहुत कम होते हैं, वो एडी करंट वगैरह की वजह से हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एहसान अहमद, और आप लोग बताएं यार, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको सिलेबस की पढ़ी हुई है, कोई फिक्र तो नहीं है? नहीं सर, कोई मसला भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। क्या चीज? मेरा सिलेबस तो हो जाएगा सर, लेकिन ना मेरे नेट्स वो थोड़ा अनस्टेबल है, इस वजह से शायद पहले सुनाई नहीं दिया। मैं कहता हूँ मेरा फिजिक्स तो अच्छी जा रही है, लाइक सिलेबस खत्म हो जाएगा हमारा जल्दी। जी यार आप लोग मुझे ना एक इजाजत दें, सारी क्लास मैं आपको म्यूट करके 2 दिन में आपका सिलेबस खत्म करूंगा, समझ आपको सारी आएगी, वो मेरी गारंटी है, सिलेबस आपका 2 दिन में खत्म कर देता हूँ। नहीं सर, हमारा सिलेबस ठीक है। नो सर 4-5 दिन सही है सर। नहीं सर, नहीं सर। अच्छा ठीक है, सुन लिया है, बस करें, मेरी बात सुने आप लोग। आप लोगों को ये होता है कि सिलेबस से रेलिवेंट जैसे बात की कि चैप्टर रहते हैं, फलां 3-4 चैप्टर बनवा दिए, ठीक है, आप ये देखें टॉपिक्स कौन से हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपसे ज्यादा इस बारे में कॉन्शियस मैं हूं कि आपका मैंने सिलेबस कब खत्म करना है, कैसे खत्म करना है। आप लोग देखें, शुरू के दिन से आप देख लें, आपको मैं पहले 1-2 दिन में थोड़ा कम पढ़ाया है, उसके बाद मैंने स्पीड खींची है, बड़े स्पीड सही लेके चला हूँ, एंड पे आके ये 2-3 दिन से आप लोग बहुत नोट करें कि आपको मैं फिर स्पीड थोड़ी कम की हुई है, स्लो की हुई है स्पीड। स्लो स्पीड का सिर्फ पर्पज ये होता है, कुछ अपनी मसरूफियात होती हैं, उसके अलावा कुछ ये होता है कि आप लोगों को थोड़ा ना रिलैक्स रहें, टाइम आपको मिले। आपसे ज्यादा मुझे इस चीज की फिक्र है कि आपका सिलेबस कब खत्म करना है और कैसे खत्म करना है, ठीक है ना? तो इस चीज से आपने कभी फिक्र नहीं करनी। अगर आपका सिलेबस का कोई इश्यू होता है तो मैं कभी भी इतना रिलैक्स ना होता।
हमें जितने ड्यूरेशन मिला है ना, उस ड्यूरेशन से कम ड्यूरेशन में मैं खत्म कर रहा हूँ सिलेबस फिर भी। तो उसकी जो आप फिक्र जो है वो छोड़ दें जहन से, स्लो पढ़ें, क्योंकि स्लो पढ़ेंगे तो ये चीजें इतनी डिटेल से डिस्कस होंगी, अगर स्लो नहीं पढ़ेंगे तो ये चीजें इतनी डिटेल से डिस्कस नहीं होंगी। ये जो एक एक पॉइंट है, एक एक एमसीक्यू आपका बन सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर बने हो अच्छे डॉक्टर बने आप लोग। सर ये जो सीटीएस होगा, अब करनी जिनका है टेस्ट लेट है उनका कैसे होगा और जिनका जल्दी है सीटीएस का क्या ये ना होगा? टाइम स्लॉट होंगे, ये जैसे मेरा ये आप लोगों को ना कुछ टाइम दें, कोई सेशन होंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको कुछ एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि 28 सितंबर उनकी डेट है ये टेस्ट की, तो ये कोई सेशन होंगे, और 3 से 4 सेशन रख देंगे कि इस सेशन में ये स्टूडेंट्स आएंगे, इसमें ये आएंगे, इसमें इतने स्टूडेंट्स आएंगे, कुछ तरह का होगा। और कुछ स्टूडेंट्स को ये होता है कि जो पहले टेस्ट होगा वो आसान होगा, जो एंड वाला है वो मुश्किल होगा, या कुछ कहते हैं कि सर जो पहले है वो मुश्किल हो जाता है, जो एंड वाला है वो आसान होता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप लोगों ने ना अजीबोगरीब मिथ्स बनाई हुई है कि मेरा बाद में आया तो टेस्ट मुश्किल आ जाना है, पहले आया तो टेस्ट आसान आ जाना है। ऐसा कुछ नहीं होता। पीएमसी वालों ने ये नहीं कहा कि जो पहले आएंगे तो वो ज्यादा चहेते हैं या जो एंड वाले ज्यादा उनके चहेते हैं, ऐसा नहीं है। टेस्ट आपका एक जैसा ही होगा, ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। सर सीटीएस में लेक्चर होंगे सर? सीटीएस में लेक्चर नहीं होंगे, सीटीएस में सिर्फ आपके एमसीक्यू की डिस्कशन होंगी, ठीक है सर। लाइव होंगे सर? तो वो मेरा ख्याल शायद मैं ही करवाऊं, जैसे यहाँ पे करवाता हूँ, वो मेरा तो यही ख्याल है। वैसे आगे देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, वो आपके दोनों पास 5 क्या मतलब भाई आपकी बात कंप्लीट होगी? हाँ कर लो। खामोश हो गए। नेट कर लो बात। इफेक्ट, ये नेट इफेक्ट आप लोगों का सर मैं जीरो। कह रहा था एक्चुअली ना ये जो जी तो आप लोग उर्दू में बात करें, कौन से जुबान बोल रहे हैं? सर एंड में पूरे कोर्स के पेपर्स होंगे? जी वो एफएलपी से कहते हैं। एफएलपी तो फुल लेंथ पेपर, फुल लेंथ का मतलब है पूरे कोर्स के पेपर होंगे। ये जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद है। सर ये ट्रांसफार्मर में ये एडी करंट, हिस्टैरिसीस, लॉसेस, ये नहीं करना? मैं ये पढ़ाने लगा हूँ। मैं कह रहा था सर आपसे बातचीत कर लूँ ना, वो भी यही पढ़ना है। सर ठीक हो गया, ओके सर। इसके कुछ एमसीक्यू भी करने हैं। ये तो सारा थ्योरेटिकल वर्क आपको मैंने बताया, जो मेडिकल के कुछ एमसीक्यूज हैं वो भी अभी हमने करने हैं। तो सर प्रैक्टिस के लिए किप्स की बुक्स ही अवेलेबल नहीं है सर, हमारा तो सेशन ही एंड हो गया सर। सर कैंपस से पता करवाया, वो कहते हैं कि सोमवार को आए, मंगल को आए, रोज से ही कहते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हैं? सर कोई खास प्रैक्टिस नहीं हो रही सर। लास्ट ईयर वाले तो मैच नहीं करते इतने ज्यादा, और सर वैसे भी प्रैक्टिस बुक्स आपको अभी तक नहीं मिली। Sir, I have a question. एक मिनट, 1 सेकंड। तो आपने कहीं से कांटेक्ट वगैरह नहीं किया कैंपस यहाँ से या कैंपस से? सर सब कैंपस से पूछे सर, 49 आवर्स से भी और 30 से भी। सर दोनों कहते हैं कि नहीं है बुक्स। 49 के पास तो बिल्कुल ही नहीं है, वो कहते हैं आएंगी थोड़ी देर बाद। सर ऑनलाइन अवेलेबल है पर उसमें वो भी इतना टाइम लगा रहे हैं डिलीवर करने में, और कैंपस में भी नहीं आई। एलएमएस पे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं आप? यस सर, वहाँ भी तो होते हैं सर, वहाँ पे मोस्ट आंसर गलत होते हैं क्वेश्चन के। यस सर इतना मसला होता है, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो क्वेश्चन। सर कॉन्सेप्ट में नहीं होता है वो सारे, फिर खराब हो जाते हैं वहाँ। खैर से कोई एमसीक्यू जो आता है वो भी भूल जाते हैं। यस सर। और सर आउट ऑफ सिलेबस बहुत ज्यादा होते हैं एमसीक्यूज वहाँ पे हैं। यस ऐसे जैसे म्यूचुअल इंडक्शन से इतने एमसीक्यूज हैं सर, फिर फायदा हमें करने का म्यूचुअल इंडक्शन। नहीं सब कुछ उन्होंने लास्ट ईयर वाला दिया हुआ है, तो ऐसे फिर वो लास्ट ईयर वाली चीजें ही हैं। उन्होंने क्योंकि हर साल सिलेबस चेंज होते हैं, उन्होंने भी कहा चलो इसी तरह ही सही। आप जो लेक्चर्स है ना वो तो उनके
लास्ट ईयर वाले दिए हुए हैं, लेकिन टेस्ट जो वो न्यू अपलोड किए हैं वो उसके अकॉर्डिंग है टेस्ट, तो उसमें हाँ, टेस्ट मतलब उसके कोई according एक्स्ट्रा ही। नहीं ऐड किया तो मैंने। कोई नहीं, असल में ना ये हो सकता है अगले साल फिर म्यूचुअल इंडक्शन आ जाए, तो फिर उनको म्यूचुअल इंडक्शन और टॉपिक जो है वो सारे ऐड करवाने पड़ेंगे। आप सिर्फ ये है कि पीएमसी की साइड पे देखें और उसको ही फॉलो करें, बस दो लफ्ज़ की बात है। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिनके डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं वो टेस्ट, उसके अलावा एलएमएस के लिए देखिए हमें अलाउ नहीं है कि आप लोगों को आपके साथ ना ये नंबर की शेयरिंग की जाए, लेकिन मैंने इसलिए किया कि अगर आपको कोई है कि आपका ऑनलाइन क्लास है तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि कोई प्रॉब्लम हो मेरे साथ डिस्कस करें। वो कोई बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिस्कस की है और करते भी हैं, और मैंने ये भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने ग्रुप में लाजमी शेयर करें इस चीज़ को, ठीक है, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक मतलब यूनिटी के साथ आप लोग चलें, शुरू से मैं आपको ये कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आपको बुक्स नहीं मिली, ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि बुक्स आपको क्यों नहीं मिली। उसका ये है कि आपके पास अब जो प्रैक्टिस के लिए 3 चीज़ें हैं, एक पास पेपर्स हैं, एक आपके पास एलएमएस के एमसीक्यूज हैं, और एक जो टेस्ट होता है वो वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई और मटेरियल जो अवेलेबल है वो आप यूज करें। सर पास पेपर्स कहाँ से मिलेंगे? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? लाहौर से ही हैं? नहीं, ये लाहौर में ना सर अब तो पास पेपर भी आने लग गई है, मार्केट से इजीली अवेलेबल होते हैं पास मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। ये बड़े शहरों में जो लाहौर, इस्लाम का पिंडी है, लाहौर है, मुल्तान है, बड़े शहरों में इजीली मिल जाते हैं। उसके अलावा जो उर्दू बाजार है, यहाँ से ऑनलाइन भी पास पेपर मिल जाते हैं। आप ये बातें मैंने आपको ना शुरू में बताई थी, तो अभी भी कोई बात नहीं, आप उनके साथ रब्ता करें, कांटेक्ट करें, तो उससे भी आपको ये चीज़ जो है ना अवेलेबल हो सकती है। सर किस पब्लिकेशन से मिल जाएंगे ये जो पास पेपर? उर्दू बाजार, ये लाहौर तो मैं उर्दू बाजार लाहौर, ठीक है, उनका वो नेट से आप देख लें, उनसे फोन करके पूछ लें मैंने फलां सिटी से हूँ और मैंने ये पेपर मंगवाने हैं। और आप पेपर जो है उन जो अवेलेबल पेपर है ना, एमडी कैट के हैं, नम्स के हैं, यहाँ तक कि आगा खान के भी अगर पेपर अवेलेबल हैं वो भी सॉल्व करें। आपकी प्रैक्टिस है, उनको सॉल्व करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मेरे पास जो ना पीडीएफ फॉर्म में है मतलब पास पेपर, तो मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वो आप फोटो शेयर करवा लेना उधर से अगर किसी ने करवानी हो। ऐसा भी है कि आप शेयर कर दें, ठीक है, आप बॉयज के ग्रुप में आप शेयर कर दें, साथ बेशक पास पेपर सारे मुझे दे दें, मैं किसी को दूसरे ग्रुप में मैं शेयर करवा दूंगा, इस तरह कर लें। तो पास पेपर्स आपके पास कोई भी होना जो भी अवेलेबल हो, एमडी कैट के अलावा नम्स के हों या किसी भी यूनिवर्सिटी के मेडिकल के हों, उनको लाजमी सॉल्व करें, आपकी प्रैक्टिस है। Sir, do you recommend any books other than the KIPS books? No, I can't. ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इतना मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास जो भी इजीली अवेलेबल मटेरियल मौजूद है आप उसे यूज करें, वो कोई भी बुक हो, सिर्फ आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप जो भी अवेलेबल हो, मेरी आप समझते हैं इस चीज़ को, जो चीज़ भी आपके पास इजीली अवेलेबल है टिप्स के अलावा आप उसे यूज करें, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। बच्चे बात समझ आई आपको? चलें जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एडी करंट हम जरा डिस्कस करते हैं। एडी करंट का होता है एक ट्विस्ट, एक भंवर, एक कर्ल, ठीक है। देखिए एडी करंट प्रोड्यूस होता कैसे है, जो अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हैं ना वो ये होता है। अल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टी है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है। ये जीरो है फेज, यहाँ से मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ये पीक वैल्यू, यहाँ से ये डाउनवर्ड डिक्रीज होते होते जीरो होगा। जीरो के बाद अगेन ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, पहले अगर क्लॉकवाइज है फिर एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन चेंज करेगा और इसका मैग्नीट्यूड अगेन इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये पीक वैल्यू जो यहाँ पर पीक वैल्यू है वही यहाँ पर पीक वैल्यू, और यहाँ से जब जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड अगेन डिक्रीज करके जीरो होगा। तो अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज करता है, डायरेक्शन भी चेंज होती है। इसका मतलब है जब भी हम इस कॉइल को अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेंगे,
करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, लेकिन इस करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, इसी कॉइल में इंड्यूस होगी एक ईएमएफ। ठीक है, वो ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद इस प्राइमरी कॉइल में एक करंट को फ्लो करवाएगी। ठीक है, वो करंट एक क्लोज पाथ में मूव करेगा। यानी अगर कॉइल इस तरह है ना, ये फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, इसमें फ्लक्स चेंज होगा, करंट एक इंड्यूस होगा। ठीक है, करंट इसमें फ्लो करेगा। ये करंट जो इंड्यूस हुआ है ना, इसके फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ये इंड्यूस करंट जो इस क्लोज पाथ में मूव करेगा, ये इंड्यूस करंट बेसिकली एडी करंट कहलाता है। ठीक है, और ये एडी करंट जो है, ये जो होती है ना मटेरियल की कोर, ठीक है, ये कोर के अंदर प्रोड्यूस होता है। ये जो टर्म्स है ना, इनमें नहीं होता, ये कोर में प्रोड्यूस होता है, उसके बाद टर्म में फिर आगे मूव करता है। ठीक है, एडी करंट जब कोर में प्रोड्यूस होता है, क्लोज पाथ में मूव करता है, और एडी करंट जो है वो उसके बाद एक और चीज आपने याद रखनी है कि ये जो एडी करंट है, फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी कॉइल है ना, ये सेकेंडरी है, तो प्राइमरी से फ्लक्स जा रहा है, लाइन फ्लक्स की लाइन इस तरह जा रही है, फील्ड लाइंस। ठीक है, करंट इस तरह जा रहा है, तो एडी करंट जो है वो परपेंडिकुलर होता है फ्लक्स के। ये बात एक याद रखिएगा, फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब इसका लॉस क्या है? इसका लॉस ये है, जब भी करंट प्रोड्यूस होता है, फ्लो करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। प्राइमरी कॉइल में ये करंट जो आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, ठीक है, वेरी करेगा ये करंट, और इस करंट की वजह से इस कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हीट जो है वो मैग्नेटिज्म को खत्म करती है, यानी हीट इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये उसका जो मैग्नेटिज्म है उसको खत्म करेगी। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो पावर है उसका लॉस होगा। ठीक है, तो एडी करंट बेसिकली होता क्या है उसको हमने डिस्कस किया। इसकी डायरेक्शन जो है वो क्लोज पाथ में होती है, फ्लक्स के परपेंडिकुलर होती है, और इसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। हीटिंग इफेक्ट जो है या हीट जो है वो बेसिकली मैग्नेटिज्म को कम करती है या खत्म करने की कोशिश करती है। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो रेमेडी है, इसकी रेमेडी ये है कि इसका इलाज क्या है, इसको क्या किया जाए कि इसको हम कंट्रोल कर सकें। जो ये कोर है ना कॉइल की, कोर को हम लैमिनेट करते हैं। लैमिनेट का मतलब है, आप ये कह लें कि एक शॉपर चढ़ा देते, शॉपर चढ़ाते हैं ना, टॉफी के ऊपर शॉपर चढ़ाया हुआ है, रैप किया हुआ है, वो बेसिकली वो लैमिनेशन है। ठीक है, तो कोर को हम लैमिनेट करते हैं किसी इंसुलेटेड शीट के साथ, और शीट जो है ये ऐसे यूज करेंगे जो बहुत सर, ये जो आम इलेक्ट्रिसिटी की तारें होती हैं जैसे, क्या चीज सर, ये जैसे आम ये जो बाहर तारें होती हैं स्ट्रीट पे, मतलब खंभों के साथ। सही है, उसके ऊपर इंसुलेशन लगाई होती है, करंट ऊपर होता है लेकिन इंसुलेशन लगाई है, इसी तरह इसको लैमिनेट करते हैं हम इंसुलेटिंग शीट के साथ। ठीक है, इस शीट की प्रॉपर्टी, शीट यूज करने में फायदा क्या होता है, ये बेसिकली शीट जो है ये बहुत थिन होती है। थिन होने की रीजन क्या है, देखिए रेजिस्टेंस जो है वो रो एल ओवर है, करंट को कंट्रोल करना है तो रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, हम क्या करते हैं कि शीट जो है वो थिन होगी, उसका एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जब करंट जो है कॉइल में से, कोर में से पास करेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से करंट जो है वो इसमें से पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब ये कि वो मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगा। तो इंसुलेटेड शीट से एडी करंट को मिनिमाइज किया जा सकता है। पहला ये है, और दूसरा क्या समझाया आपने, कहा कि वो इंसुलेटर बाहर पे चढ़ा देते हैं, कोर पे, और नहीं बाहर का, कोर पे चढ़ाते हैं, यहाँ पे करंट ने प्रोड्यूस होना है या करंट ने जो फ्लो कर रहा है ना वहां पर। अच्छा सर, हमने ये पढ़ा है जो लैमिनेटेड आयरन कोर होती है ना, उसको मतलब एक तरह से यूं समझ लें कि कट कर देते हैं, मतलब वर्टिकल स्लाइसेस उसके कर देते हैं, तो उससे होता है कि जो एडी करंट्स की फ्लो बहुत छोटा हो जाता है।
हाँ सही है, ये भी ठीक है। एडवांस, ये एक एडवांस फॉर्म इसकी है, उसको कट कर देते हैं। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही आ जाता है ना कि जो शीट है वो बेसिकली एडी करंट को कम करती है, रेजिस्टेंस उसकी ज्यादा होने की वजह से। बेसिक कॉन्सेप्ट यही बात है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा है हिस्टेरिसिस लॉस। अच्छा जी, सर डिस्कशन आप कल करवाएंगे इस चैप्टर की या परसों? कल मेरा क्या कर लेते हैं इसकी डिस्कशन, कल कर ले बच्चों। मंडे को रखें सर इसकी। यस सर, कल कर चले कल कर लेते हैं सर, मंडे को रख रहे हैं। मंडे को रख लें सर। यस सर, मंडे को। सर मंडे को। सर मंडे को, यस सर मंडे को। कल इंशाल्लाह हम एप्लीकेशन वाला टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, मंडे में इसकी डिस्कशन होगी। सर ये जो अभी आपने एडी करंट वाली चीज पढ़ाई थी सर, एक बार इसका ओवरव्यू दे दे, मेरा इंटरनेट खराब हो गया था बीच में से। ठीक है, मैं हिस्टेरिसिस लॉस एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद फिर मैं आपको ना ये पढ़ाता हूं, आज इसको खत्म करना है। ओके सर। वो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल में से जब करंट पास करता है तो वो मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। मटेरियल को हम स्पेस पर दो प्रॉपर्टी, दो अलग-अलग मटेरियल की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और सेकंड होती है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अगर आप करंट प्रोवाइड करें, मटेरियल फौरी तौर पर मैग्नेटाइज हो, करंट को रोक दें, फौरी तौर पर डीमैग्नेटाइज हो जाए, यानी उसको मैग्नेटाइज होने के लिए, डीमैग्नेटाइज होने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर है, ऐसे मटेरियल कहलाते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। और अगर उसे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए मैग्नेटाइज होने के लिए और डीमैग्नेटाइज होने में भी उसने ज्यादा टाइम लेना है, तो ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं, ठीक है। और उनको हार्ड और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का पता कैसे चलता है, वो हिस्टेरिसिस लूप एक बनता है, ठीक है। वो आपने जो फिजिक्स ऑफ सॉलिड में इसको एक्सप्लेनेशन इसकी है सारी, आपने पढ़ा होगा कि लूप जितना तंग होगा, नैरो होगा, वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, जितना वो वाइडर होगा वो उतना ही हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। तो बेसिकली वो हिस्टेरिसिस लॉस आता है उस एनर्जी से जिसने इसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करना है। अगर आप हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे, हमें से बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की वजह से जो हीट के लॉसेज हैं वो भी बढ़ेंगे, ठीक है। इस वजह से इसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज कोर मटेरियल को करने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसकी वजह से जो लॉसेज हैं वो हिस्टेरिसिस लॉस आते हैं। और हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमाइज करते हैं हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज करके, ठीक है। और आयरन जो है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, इस वजह से आयरन जो है उसको यूज किया जाता है, इसके कोर जो है वो आयरन की बनाई जाती है, ठीक है। और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो यूज किया जाता है ताकि उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के लिए बहुत कम एनर्जी जो है वो चाहिए। Well, that was expensive. I'm on to Huawei now. Since I'm going to take a laptop of Huawei, आपकी आवाज नहीं आई, I have to connect it to my phone. So, एक मिनट कह रहे हैं, दोबारा बोलें। Notebook? सर वो घर से बात कर रही है शायद अपने Notebooks? So whatever it is, I will just by phone then connect it to my phone. सर कोई अननोन पर्सन है। एक भगवान जी ने आपसे गदर मैंने पहले आपसे कहा था इस तरह की कोई भी आवाज आएगी, कोई भी स्टूडेंट उसको मैंने रिमूव कर देना है। मुझे ये लगता है मैंने मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, सारी कंसंट्रेशन मेरी खत्म हो जाती है। Sir, can you explain the soft magnetic and hard magnetic material again, just quickly? किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। कुछ मटेरियल हैं जो थोड़ी सी एनर्जी से फौरी तौर पर मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ऐसे मटेरियल जो थोड़ी सी एनर्जी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं उन्हें कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। और कुछ मटेरियल होते हैं जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं कि जिनको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी से मतलब करंट है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट जितना ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है
ठीक है, जितने ज्यादा करंट प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए मैग्नेटाइज होने के लिए, और ऐसे मटेरियल हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो जितना करंट ज्यादा होगा हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, वो हीटिंग इफेक्ट जो है वो मैग्नेटिज्म को खत्म करेगी। इस वजह से हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी दें, थोड़ा सा करंट दें, उसका वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाए। मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या है, उस मटेरियल में जो एटम्स हैं या वो एटम जो है वो आप इस डायरेक्शन में आ जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो डोमेन्स जो हैं वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लें, इसे आप कहते हैं मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। ठीक है, यानी उसके अंदर जो डोमेन्स हैं वो भी एक मैग्नेट बन जाएंगी ना जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, डोमेन्स की डायरेक्शन और इनके इसकी डायरेक्शन जो सेम हो जाएगी, इसे आप कहते हैं मैग्नेटाइज। थोड़ी सी एनर्जी से जो फौरी तौर पर मैग्नेटाइज होगा वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है, उसमें लॉस उतना कम होगा। इज इट क्लियर? Yeah, so soft magnetic materials are normally conductors and stuff like that? Sorry, soft magnetic materials are? They're normally conductors and stuff like that? Are conductors. Soft magnetic material and hard magnetic material both are conductors, but we prefer soft magnetic material because they required lesser energy to magnetize or demagnetize. Okay. Okay? Yeah. अच्छा जी, उसके बाद एफिशिएंसी है इसकी। एफिशिएंसी का मैं साइन लिखता हूँ, ये आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये एफिशिएंसी है। अब इसके कुछ एमसीक्यूज मैं आपको लिख के देता हूँ, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो अच्छा, टर्न रेशो जो है ना ये आपने हमेशा याद रखना है, स्टेप अप स्टेप डाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्न रेशो आपने याद रखनी है। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो एनएस और एनपी, और स्टेप डाउन है तो एनपी और एनएस। जिसमें ज्यादा है जिसमें कम है उस लिहाज से टर्न रेशो आपने याद रखनी है। सर क्या बताइए आपने? एक मिनट सर टर्न्स रेशियो तो एनएस ओवर एनपी नहीं होगी, मतलब कि एनपी ओवर एनएस भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है ना मटेरियल ट्रांसफार्मर कौन सा है, आप कोई भी उसको यूज करेंगे उसका कॉन्सेप्ट सेम ही होगा ना। आप उसे एनएस और एनपी करेंगे, एनपी और एनएस कर लें, सॉफ्ट तो कोई भी मटेरियल कोई भी है, स्टेप अप है स्टेप डाउन है, कोई भी आप करेंगे वो यूज फार्मूला उसका मतलब यही होगा। उसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो चीज हमें फाइंड करनी हो ना उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो जरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सर आपसे एक सवाल है जी। सर अगर आपके पास 5 हफ्ते रह गए हो एमडी कैट के लिए और आपने अभी तक फिजिक्स की बुक कभी खोली ही ना हो, तो कैसे पढ़ना चाहिए? दोबारा पूछें। सर अगर आपके पास 5 हफ्ते रह गए एमडी कैट के लिए और आपने फिजिक्स का मतलब 1-2 चैप्टर्स बेरली किए हैं, तो बंदे को कैसे पढ़ना चाहिए इन आखिरी 5 हफ्तों में? कैसे स्टार्ट करें? टेस्ट ज्यादा से प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, फिर आप जो है ना टॉपिक्स उनके बजाय प्रैक्टिस ज्यादा करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें, टेस्ट वाले पास्ट पेपर्स इनको सॉल्व ज्यादा करें, और साथ दो नफल पढ़ के रोज अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें। Sir, is it better to do MCQs than Yes. than Yes, go thoroughly through the textbook? Like, is it better to attempt MCQs than read thoroughly from the textbook? Yes, it is better. It's better to do MCQs rather than the textbook. अच्छा, मुझे एक मिनट स्टेटमेंट लिखने दें, मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट लिखने दें, उसके बाद फिर हमसे पूछेगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक मिनट मेरा ज़हन यहाँ पर है।
जी इसको सॉल्व करें जी बच्चे। सबसे ज्यादा इसमें क्योंकि आप शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों चीजें ही कंपलसरी हैं। आप बुक को थॉरली पढ़ें, ठीक है, बुक रीडिंग करें और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करें। अगर आपने बुक को दोनों चीजें स्टडी कर ली हैं, अब आप अपने आप को फर्दर डीपर अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर यह है कि आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें ज्यादा से ज्यादा। और जो न्यूमेरिकल अवेलेबल है गूगल पे बेशुमार न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जो अवेलेबल है आपके कोर्स से रेलेवेंट जो चीजें हैं उसको सॉल्व करें ज्यादा से ज्यादा। आंसर इसका बीटा है, इसको तो आगे मतलब जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है उसी से सॉल्व करके कितनी हो जाएगी ये? क्या चीज सर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है ना, तो जो आपने इनिशियल वैल्यूज दी हुई हैं उससे हो जाएगा इस सवाल। आंसर क्या है? 1100 वॉट। बीटा सर। अच्छा जी, अच्छा जी, एक ये वाला है और एक और एमसीक्यू। जिन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था अभी जब मैं लिख रहा था कि कौन सा तरीका का मेथड बेटर है, उनको मैंने आंसर दिया, उनको बात समझ आ गई? Sir, can I ask another question? पहले तो कैसे मैंने इसका आंसर दिया, मतलब वो बात समझ आ गई आपको? Me? Yeah. ओके, अब ठहर जाए, मुझे एक मिनट लिखने दें, उसके बाद पूछिएगा। इसको भी सॉल्व करें, इससे जो आपका फॉर्मूला है वो लिखे हैं ना, वो सारे इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे, आपको बेसिक्स सारे आपके क्लियर हो जाएंगे इससे कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है। जी इसमें आंसर जो है वो बीटा ही है, क्योंकि आपके पास जो डेटा गिवन है वोल्ट, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स सिर्फ इनपुट पर गिवन है आपके पास, इनपुट आउटपुट के, ठीक है। आपने पावर फाइंड करनी है, तो पावर जो है आइडिया के लिए इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। जो पावर इनपुट की वैल्यू वही आउटपुट की, इनपुट आप फाइंड करेंगे, ठीक है, जो पावर इनपुट है उसको आप फाइंड करेंगे 220 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, ये पावर इनपुट की वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे 1100 वॉट आ जाएगा। और आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट इक्वल होते हैं, तो इस वजह से आउटपुट पावर भी यही होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करें जी। बच्चे अब क्वेश्चन पूछें। सर इस पहले क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, क्योंकि पावर है ना, पावर V और V और I के साथ, उससे आपको पता चलेगा, क्योंकि जो आप जो आपको पता चलेगा आपने डेटा को यूज करना है। सर वो एडी करंट की डेफिनेशन एक बार एक्सप्लेन कर दें। ये न्यूमेरिकल एक बच्चे कर लें, मैं फिर तो इसमें डेल्टा है सेकंड वाले क्वेश्चन सेकंड वाले का डेल्टा है ना सर, डेल्टा सही है। टाइम थोड़ा है इसलिए मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। देखें, ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू मेन सप्लाई, इस सप्लाई से वो कनेक्ट है ना, इसका मतलब है ये इनपुट है, इनपुट का मतलब है ये वीपी है, ठीक है। 6 वोल्ट है और उसके साथ 30 वॉट बल्ब है। 30 वॉट बल्ब इसका मतलब है इस इनपुट की वजह से चल रहा है, तो इसकी जो पावर है वो इनपुट पावर ये वाली है, ठीक है। आपने करंट इन प्राइमरी फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो डेटा गिवन है उससे हमें ये पता चलेगा कि प्राइमरी वोल्टेज गिवन है,
ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है, और यानी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। इनपुट पावर गिवन है, आपने करंट इन प्राइमरी फाइंड करना है क्या होगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि दो चीजें ये गिवन है, ये आपने चीज फाइंड करनी है। तो हमारा जो बेसिक कंसर्न है वो होगा Vp ओवर Vs इज इक्वल टू Is ओवर Ip। अब मैंने यहाँ पे एक बात की थी कि आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है कि Vp और Vs लिखना है, Vs और Vp लिखेंगे, इस तरह करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। उसमें सिर्फ कंफ्यूजन है जब आपने Ip फाइंड करना है ना, Ip इधर लेकर आएंगे, ये जो इंटरचेंज करेंगे इसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसके लिए आपने ये करना है, पहले आप लिख लें Ip ओवर Is। ठीक है, Ip जो फाइंड करें उसको ऊपर रखें सिर्फ आसानी के लिए। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट है तो Vs ओवर Vp, तो Ip इज इक्वल टू आएगा, ताकि आपको ये ना फर्दर इंटरचेंज ना करना पड़े, आगे से उस तरफ ले जाएं, Vs ओवर Vp मल्टीप्लाई बाय Is। अब देखें Vp भी गिवन है, Vs भी गिवन है, Is आपके पास नहीं है। ठीक है, तो Is कैसे फाइंड करेंगे Is? पावर वाले फॉर्मूला से, पावर वाले फॉर्मूला। तो ये इनपुट नहीं आउटपुट होगी क्योंकि बल्ब आउटपुट पे चल रहा है। ठीक है, तो पावर वाले फॉर्मूले से आप P आउट जो है वो होगी Vs Is, यहां से आप Is फाइंड करेंगे। Is फाइंड करके आपके पास Ip आ जाएगा और डेल्टा ऑप्शन होगा। अब इसमें आपने बात जो क्लियर क्या करनी है, देखें फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, आपको कैसे पता चले, उसमें क्या कैसे पता चला कि पावर ही यूज करनी है, क्योंकि आउटपुट में पावर थी तो इसका मतलब पावर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें करंट है, करंट के साथ जो डेटा फुली गिवन है वो वोल्टेज है, तो वोल्टेज और करंट आप फाइंड करेंगे, ये वाली आप रेशियो यूज करेंगे। ठीक है, और इस रेशियो को यूज करके अब जो चीज नहीं है वो इस पावर से आप फाइंड करेंगे। मतलब ये इसका आपने अपने कॉन्सेप्ट की और अपने जो लॉजिक की बिल्डिंग जो है वो ऐसे करनी है। ये बच्चों बात समझ आ गई? सर बायो की क्लास का टाइम हो गया जी। सर पोटेंशियल डिवाइडर सिलेबस में है? अच्छा सर बच्चे, इसका आंसर क्या है? रह गया था मैग्नेटिक, वो जो एडी करंट वाला वो कल मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा, तो टाइम मैंने अब देखा है। सर लास्ट वाले का आंसर क्या है? ये लास्ट वाले का आंसर क्या है? डेल्टा मैं हाईलाइट किया है। चलें जी, कल इंशाल्लाह हम रेक्टिफिकेशन और उससे आगे भी पढ़ेंगे, और अगला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कौन सा पढ़ना है, वो देखते हैं डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे या एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन के साथ, और मैं कल आकर वो डिस्कस करूंगा एडी करंट वाला भी। ठीक है, मुझे एक दफा याद करवा दीजिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।